जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार में। चलिए आज नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यूपी टेट के एग्जाम हो चाहे सुपर टेट एग्जाम हो, कोई भी वैकेंसी अगर जो आती है टीचर्स की, उसमें आपके यहाँ से ज्योग्राफिक प्रश्न जो पूछते हैं ज्वालामुखी भूकंप से, वो आज क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का नया टॉपिक हमारा है ज्वालामुखी और भूकंप, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, समझेंगे ज्वालामुखी और भूकंप होता क्या है और इसके आने के कारण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको देखेंगे। तो बात करेंगे पहले हम ज्वालामुखी की। ठीक है, ज्वालामुखी है क्या? तो ज्वालामुखी देखिए क्या होता है कि जो भूगर्भ में क्या होते हैं, कुछ तरल अवस्था में मैग्मा रहती है। ठीक है, जो मतलब स्फीयर में कुछ तरल अवस्था में चट्टानों का रूप रहता है, जो कि एक पिघला हुआ पदार्थ जो कि ऊपर मतलब कि भूगर्भ में से ही एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो विस्फोट के परिणाम से बाहर निकल जाता है। तो वही ज्वालामुखी का एक विस्फोट होता है, वही ज्वालामुखी कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें एक परिभाषा है इसकी, प्राय क्या है कि एक गोलाकार छिद्र अथवा खुला हुआ भाग। ठीक है, एक गोलाकार छिद्र होता है या खुला हुआ कोई भी भाग होगा जिसमें से होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें निकलती हैं। ठीक है, तरल लावा होता है, जल एवं चट्टानों के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये गर्म पदार्थ मतलब गर्म अवस्था में रहते हैं और पृथ्वी के धरातल में ही रहते हैं और जो बाहर निकल जाते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो विस्फोट हो चुका है। देखिए यहाँ पे पूरा लावा बाहर निकल रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो ज्वालामुखी में देखेंगे पार्ट क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिगर और है, इसमें देखिए मैग्मा, जो मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर ही है तरल अवस्था में। ठीक है, ये क्या है, मैग्मा है। जब यही बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के आ जाता है आपके इसके आसपास, उसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो गैसें निकलती है, सबसे ज्यादा जलवाष्प रहता है। जलवाष्प की मात्रा लगभग 58% मतलब इसमें जलवाष्प पाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें गैसें मतलब और भी रहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, ये सब आपकी गैसें इसमें से निकलती है ज्वालामुखी। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है कि एक क्रेटर यहीं बनता है, यहीं से इसका मतलब मुख्य जो छिद्र रहता है उसे हम क्रेटर कहते हैं, और इसी क्रेटर के माध्यम से बाहर निकलता है। और इसके बीच में देखेंगे ये नलिका क्या है, ज्वालामुखी नलिका है। तो आपके यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी परिभाषा यहाँ आप देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम इसके ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। ठीक, दो रूप होते हैं, कौन कौन से, इसको देख लेंगे यहाँ पे। तो एक होता है अभ्यांतरिक। ठीक है, एक अभ्यांतरिक क्या धरातल के नीचे होता है। ठीक है, जो मतलब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा धरातल के नीचे ही कुछ मतलब कि जमे हुए जो उसके मैग्मा होते हैं जम जाते हैं, उसमें कौन कौन सी मतलब आकृतियां बन जाती हैं उसको देखेंगे। इसमें देखेंगे हम जो धरातल के अभ्यांतरिक अथवा धरातल के नीचे जो आकृतियां बनती है उसको देखेंगे। फिर एक है बाह्य वाला, आगे देखेंगे। पहले अभ्यांतरिक वाला देखते हैं। तो अभ्यांतरिक क्रिया में मैग्मा क्या होता है, धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इनमें प्रमुख रूप से देखेंगे बैथोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक और फेकोलिथ बहुत टाइप के हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें मैप में आप यहाँ नीचे देखिए कि क्या है, मैग्मा आपका है, मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे। ठीक है, इसी को कहते हैं बैथोलिथ। इसी को हम क्या कहेंगे, जो बहुत मतलब कि एकदम उसके मतलब कि बेस में, ज्वालामुखी कोई पर्वत है उसके बेस में जितने मैग्मा रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ कहेंगे उसके बेस में। लेकिन उसी में क्या होती है, कई आकृतियां निकल मतलब बन जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर पतली लंबी समानांतर एक दूसरे के हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सील कहेंगे। सील कहते हैं। और यही ऊर्ध्वाधर रूप में देखिए, ऊर्ध्वाधर रूप में जम जाती हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में, तो इसे हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। और इसमें देखिए एक देखिए लोकोलिथ बनता है। लोकोलिथ एक गुंबदाकार अगर मतलब कि धरातल के नीचे ही जब मैग्मा गुंबदाकार आकार में जम जाता है तो उसे हम लोकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकोलिथ। और इसी में अगर लहरदार मतलब ऐसे देखिए, लहरदार जैसे जमता होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फेकोलिथ कहेंगे। फेकोलिथ, ये आकृतियां बनती, इनके नाम है, इनके आकृतियों के अनुसार इनको नाम दिया गया है। तो इस प्रकार के ये मतलब अभ्यांतरिक ये आकृतियां बनती हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाह्य मतलब कि बाहर, जैसे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमको जो बाहर से दिखे। ठीक है, इसमें देखिए बाह्य क्रिया में हमको गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें देखेंगे मुख्य रूप से देखेंगे ज्वालामुखी का धरातली प्रवाह होगा, जैसे वो उसके जो भी है लावा बाहर निकल के फैल जाते हैं वो दिखेगा आपको। तो इसमें गर्म जल के स्रोते होते हैं। गर्म जल मतलब जिसे हम देखेंगे यहाँ पे, देखें चार्ट आप देख सकते हैं फिगर में, मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पे समुद्र के तट पे या तो कहीं भी वहां पे क्या होता है, गर्म जल के स्रोते निकलते हैं। ठीक है,
और वहीं पे गीजर गीजर भी होगा और धुआंरे होते हैं, ठीक है। धुआंरे में सोल्फ तारा, सोल्फ तारा, सोल्फ तारा मतलब गंधक युक्त, इसे हम गंधक युक्त धुआं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया की मतलब एक अवस्था होती है, जब वो सुसुप्त अवस्था में जाने लगता है तो उस समय यहाँ पे मतलब कि धुआं निकलता है, ठीक है। तो सोल्फ तारा इसे कहते हैं। और गीजर ये गर्म जल के स्रोते आप देखेंगे कहीं जहाँ पे ज्वालामुखी, जिससे क्या होता है कि जब जल की वर्षा होती है, जल की मात्रा मतलब कि रिस्क के अंदर चले जाती है, तो वही क्या होता है कि वो थोड़ा सा वाष्प बन के ऊपर आता है और एक मतलब जलवाष्प जैसा दिखता है, ठीक है। ये आपकी आकृतियां कहाँ है, बाहर है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की। पहले बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है, ठीक है। इसके बाद प्रकार देखेंगे। तो उद्गार मतलब इसके होने का कारण क्या होता है, इसमें हम देखेंगे भूगर्भिक असंतुलन होता है, ठीक है। डिसबैलेंस जो उसमें आप देखेंगे भूगर्भिक असंतुलन कैसे होता है, कुछ भी मतलब पदार्थ जैसे भूमि के अंदर ही है सब चट्टाने खनिज तत्व, इनके मतलब असंतुलन कारण होता है। और गैसों की उत्पत्ति भी होती है, जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे गैस जलवाष्प की बात करेंगे। जलवाष्प भी एक गैस है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे वही नीचे मतलब धरातल के नीचे तो गर्म चीज है, गर्म है अवस्था, और ऊपर से अगर कोई पानी रिस के जाता है तो क्या होता है, जल की अवस्था जो होती है वो जलवाष्प बदल जाती है और एक प्रेशर बनता है जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो निकलने की कोशिश करेगी तो वही विस्फोट होता है। और दाब में कमी भी होता है, जिस कारण से भी ये आपके ज्वालामुखी का उद्गार होता है। प्लेट विवर्तनिक या टेक्टोनिक कहते हैं इसको, प्लेट टेक्टोनिक, इसके कारण भी होता है, प्लेटों की गतियों के कारण भी ज्वालामुखी की क्रिया होती है। आगे देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार में हम देखेंगे, पहला हमारा प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। यहां बात करेंगे सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो होता क्या है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हम देखेंगे वे ज्वालामुखी, ठीक है, जिनसे समय समय पर निरंतर मतलब वो कभी मतलब शांत नहीं है, हमेशा उसमें से मैग्मा निकलते रहते हैं बाहर, ठीक है। और अथवा मतलब वर्तमान में उद्गार हो चुका है और उसमें सक्रिय, उसमें मतलब क्या है कि मैग्मा बाहर निकलते रहते हैं और वो मतलब कि विस्फोट रूप से दिखते हैं, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे लिपारी द्वीप समूह का एक स्टाम्बोली आपका है, ठीक है, इटली में है। और इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको क्या कहेंगे, भूमध्य सागर का, क्योंकि भूमध्य सागर के पास ही इटली आपका एक प्रायद्वीप है, उसी के मतलब पास में क्या है आपका ये स्टाम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसी को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ मतलब कि एक ऊंचा मतलब प्रकाश की तरह रात को दिखता है, इसलिए प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट एटना, ठीक है, ये आपके इटली में ये भी है, ठीक है, सिसिली द्वीप पे है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में। हम बात करें कोटोपैक्सी जो आपका इक्वाडोर में है, ये सबसे मतलब सबसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। आपके अंडमान निकोबार, ये आपके मतलब यहाँ पे देखेंगे बैरन द्वीप है, यहाँ पे बैरन ज्वालामुखी वहीं पे है, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। माउंट एयरबस करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है। मोनालोवा हवाई द्वीप, ठीक है, मोनालोवा हवाई द्वीप। मैगोन फिलीपींस है, ठीक है। और हवाई द्वीप में एक और है सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का सबसे, किलायू, ये आपका पूरा मतलब सक्रिय विश्व सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू आपके हवाई द्वीप पे ही है। अगला हम देखेंगे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, इसे डॉर्मेंट वॉल्केनो इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है, वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय सक्रिय नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उसे हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। जो मतलब अभी कभी मतलब सक्रिय नहीं हुए लेकिन आगे मतलब हो सकते हैं भविष्य में, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। उदाहरण में देखेंगे इसमें जापान का फ्यूजियामा है, ठीक है, जापान का क्या है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है आपका। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है आपका। और अंडमान निकोबार का आपका नारकोंडम आपका अंडमान निकोबार भारत में ही मतलब एक आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रकार देखेंगे हम शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तीसरा शांत या मृत ज्वालामुखी क्या होता है, मृत ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से या लंबे समय से क्या कोई उद्गार हुआ ही ना हो, ठीक है, और ना आने भविष्य में होने के उद्गार होने की कोई संभावना भी होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत ज्वालामुखी कहेंगे। बस एक टाइप की ज्वालामुखी वो मतलब बने रहते हैं,
उदाहरण में इसमें देखेंगे तंजानिया किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है किलिमंजारो ज्वालामुखी। म्यांमार का पोपा आपका है, ईरान का देवबंद है, ठीक है, कोह सुल्तान भी एक है, ईरान में कोह सुल्तान भी आपका ज्वालामुखी है। और इक्वाडोर का चिम्बराजो है, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, गलत लिखा है, यहाँ पाकिस्तान नहीं है, ईरान का ही है कोह सुल्तान। यहाँ पे देखें रिंग ऑफ फायर को हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आपके मैप में, तो आप देखें प्रशांत महासागर में देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इनके तटों पे ज्वालामुखी के पर्वत हैं। यहाँ देखेंगे दक्षिणी अमेरिका से लेकर उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ पे आप प्रशांत महासागर देखेंगे पश्चिमी तट पे आपके एशिया के प्रांत में से लेके ऑस्ट्रेलिया के तट पे ये आपका एक गोला जैसा बनता है, ठीक है। तो इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्या अग्नि, इसको हिंदी में अग्नि वलय कहते हैं, एक मतलब कि चारों तरफ आग का जैसे कि गोला जैसा दिखता है, इसलिए इसे हम रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में ही है आपका, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ का ये जो बॉर्डर आप देखेंगे इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब कि लगभग बात करेंगे 68% या 70% की बात करेंगे लगभग, ज्वालामुखी आपके इसी तट पे है, आपके प्रशांत महासागर के तट पे। अब आगे बात करेंगे हम भूकंप की। भूकंप क्या है इसको समझेंगे आज, ठीक है। तो भूकंप की बात करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन। क्या होता है? भूमि का कंपन, धरातल या भूपटल का कांपना या हिलना, ठीक है। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया होती है, ठीक है। अंतर्जात मतलब कि भूमि के अंदर ही घटित होती है। भूकंप की परिभाषा इन शब्दों हम कर सकते हैं, जैसे जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है, उसे हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी परिभाषा है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के क्या है भूपटल पर तीव्र गति से कंपन होता है, ठीक है, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं भूकंप का जो केंद्र फोकस, देखिए यहाँ पे फोकस है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र है आपका, और इसके ठीक ऊपर इसके सीध में जो रहता है, जहां पे पहली बार भूकंप का अनुभव करते हैं, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। उसे हिंदी में अधिकेंद्र कहेंगे या तो एपिसेंटर इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। और इसी भूकंप से ही रेज निकलती हैं पी और एस, और यल जो यल तरंग होती है वो धरातल पे चलती है। पी और एस आपके केंद्र से ही निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाल्ट बना है, फाल्ट मतलब वही दरार होता है जब भूकंप आता है। तो हम बात करेंगे भूकंप महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें कुछ पॉइंट है, वन लाइनर है, इसको देख लेंगे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रेडान गैस की क्या होती है मात्रा बढ़ जाती है। जिस जगह पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस या भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है भूकंप मूल, ठीक है, फोकस या भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल के सबसे नजदीक भूसतह पर जहां भूकंप का क्या होता है सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम हम जहां पे अनुभव करते हैं उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र या एपिसेंटर पूछ सकता है क्या होता है, तो जहां पे सर्वप्रथम भूकंप का जैसे कि हम अनुभव करते हैं वही है। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप से निकलती है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहेंगे? प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है, इंग्लिश में इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जैसे समान रूप से जहां भूकंप आते हैं एक समान रूप से, उनको मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उसे हम समभूकंपी रेखा या इसको आइसोसेमिरल लाइन कहते हैं, ठीक है, आइसोसेमिरल लाइन कहते हैं। एक ही समय पर आने वाली भूकंपी क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे कहेंगे होमोसिस्मल, ठीक है, लाइन। अब आगे हम बात करेंगे भूकंप तरंगों की बात करेंगे, ठीक है। भूकंप तरंगों को ये तीन तरंगे मुख्यतः होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और एक लघु तरंगे होती हैं। इन्हें पी वेव्स, प्राथमिक तरंग की बात करेंगे, इन्हें पी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये सबसे तीव्र गति से तरंगे होती है, ये सबसे तेज गति से चलती है। इनका औसत वेग जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इनमें अणुओं का कंपन जो होता है तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। और ये अनुद्रेग तरंग है, ठीक है, एक टाइप की ये कौन सी तरंग है? अनुद्रेग तरंग है। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में से पार हो जाती है, मतलब ये एक ऐसी तरंग है जो तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, ठीक है।
और इसमें लेकिन इसमें क्या है कि किंतु इनका जो वेग ठोस में है अत्यधिक व गैस में न्यूनतम होता है। एक पॉइंट ये है कि इसमें जैसे कि ठोस में अधिक होगा लेकिन गैस में क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, लेकिन चलेगी तीनों में। आगे हम देखेंगे द्वितीयक तरंग, मतलब दूसरी तरंग की बात करेंगे, ठीक है। इन्हें हम यस वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स। यह एक केवल ठोस माध्यम, ठीक है, ये केवल ठोस माध्यम में चलती है, केवल ठोस माध्यम में, जबकि प्राइमरी वेव तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। अतः यह बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना हम पढ़े हैं, जो बाह्य कोर था, बीच में केंद्र था, उसके मतलब बाहर क्या है, बाह्य कोर है, तो उसमें से क्या उसके आगे नहीं बढ़ पाती है ये सेकेंडरी वेव्स। ये अनुप्रस्थ तरंगे भी कहलाते हैं। अनुप्रस्थ इनकी मतलब तरंगे की क्वालिटी कैसी है, अनुप्रस्थ है, ठीक है। इनका औसत वेग जो होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब ये थोड़ी कम है। ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक क्षतिकारक होती है, मतलब कि सबसे कम क्षतिकारक अगर कोई तरंग होती है, अगर पूछता है प्रश्न में, तो प्राइमरी तरंग ही होती है, सबसे कम क्षति पहुंचाती है। उसके बाद आपका सेकेंडरी तरंग होती है, और सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो लास्ट आपके लिए जो यल तरंग है वो पहुंचाती है। हम बात करेंगे धरातली तरंग, ठीक है, सरफेस आर लॉन्ग पीरियड वेव। यल तरंग को हम लॉन्ग पीरियड वेव भी या सरफेस तरंग भी कहते हैं, इन्हें हम यल तरंग भी कहते हैं, यल प्रकट करते हैं इसको। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है, मतलब बात करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे मैप में, यहाँ पे फोटो में, तो यहाँ पे देखिए धरातल पर ही चलेंगी। ये पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली तरंगे होती हैं, यल तरंग, ठीक है। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंग होती है, सबसे लंबा मार्ग तय करती है, ये सबसे लंबा मार्ग तय करती है। इनकी गति अत्यंत धीमी होती है, गति धीमी रहेगी जिस कारण से ये क्या होती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। सबसे बाद में पहुंचती भी है। ये सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद दूसरे सेकेंडरी वेव, फिर तीसरे पे सबसे लेस्ट ये पहुंचती है, क्योंकि इनकी स्पीड कितनी है, इनकी स्पीड आपकी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। इसकी स्पीड सबसे कम होती है, और इनका प्रभाव धरातल पर सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, यहाँ पे देखिए तरंगे जो निकलती हैं, पी तरंगे और यस तरंगे जो निकलती हैं एपिसेंटर से, यहाँ पे कुछ तरंगे देखिए, यहाँ पे ये बाह्य कोर है, यहाँ प्रवेश कर लेती हैं, और कुछ तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। जो प्रवेश कर लेती है वही क्या है, प्राइमरी तरंग है, और जो प्रवेश नहीं कर पा रही है वो सेकेंडरी तरंग है, ठीक है। दो तरंगे जो पृथ्वी के मतलब कि धरातल केंद्र जो एपिसेंटर वहां से तो पृथ्वी के अंदर ही जाती हैं, बाकी जो लास्ट वाली यल तरंग है आपकी वो धरातल पे चलती है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं जो यस तरंगे होती हैं वो बस मुड़ जाती हैं, आपके साइड मुड़ जाती हैं, देखिए साइड मुड़ जाएंगी, और जो पी तरंगे वो बाह्य कोर को भेदते हुए धीमी गति से ही निकल जाती है बाहर। यहाँ पे देखिए कुछ मतलब कि क्षेत्र बनता है जहां पे आपके देख सकते हैं वहां पे छायाकित भाग होता है, छायामंडल होता है, जहाँ पे कोई तरंग नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो छायाकित भाग आपका इसमें पूछ सकता है कितने डिग्री पे है, तो 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच है, दोनों तरफ 105 से 140 डिग्री के बीच में जो होता है वो छायामंडल होता है, ठीक है। भूकंप की वहां तरंगे नहीं पहुंचती हैं, बाकी हर जगह तरंगे पहुंच जाती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ भूकंप मापने के यंत्र हैं, इसको देख लेंगे। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा जैसे हम भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापते हैं ना, उन्हें क्या कहेंगे, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र है सिस्मोग्राफ का। हम बात करेंगे रिएक्टर स्केल, इंपॉर्टेंट है ये भी। रिएक्टर स्केल किससे संबंधित है, तो भूकंप मापने का यंत्र है, मापक यंत्र है। यह गणितीय मापक होता है, ठीक है, जिसकी तीव्रता क्या होती है, 0 से 10 तक होती है, ठीक है, 0 से 10 होती है। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई जो पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता प्रकट करती है, मतलब कि जो अगली इकाई रहेगी 0 से अगर 1 जाएंगे तो वो 1 पे जाने मतलब 10 गुना ज्यादा अधिक है, ठीक है। रिएक्टर स्केल पे पैमाने पे ही हम लोग भूकंप को मापते हैं, जैसे 7 रिएक्टर स्केल पे हम इतना आया भूकंप। आपकी बात कर सकते हैं 8 सबसे खतरनाक अभी तक आपके भारत में देखेंगे भुज, गुजरात में आया था आपके 2001 में, गुजरात के भुज में 7.7 रिएक्टर स्केल पे आया था ये, ठीक है। तो ये खतरनाक भूकंप था, इसमें लगभग कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आपके भारत में सबसे खतरनाक भूकंप यही आया था अभी तक। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक जो था हमारा भूकंप और जलवायु से संबंधित था, जो हमने यहाँ क्लियर कर लिया है। तो आप लोग ऐसे हमारे साथ देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।